ओके मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। और उम्मीद करता हूँ कि इस कोरोना के टाइम में सभी लोग घर पर होंगे और सुरक्षित होंगे। तो बच्चों, मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मैं सुनील कुमार आपके लिए लेके आया हूँ एनसीईआरटी 10th क्लास की साइंस, और इसका मैं फ़र्स्ट आपका चैप्टर कराने जा रहा हूँ, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो उम्मीद है कि ये सेशन आपको बहुत पसंद आएगा। जो बच्चे इस समय ट्यूशन नहीं पढ़ पा रहे हैं, घर पे बहुत ज़्यादा अपना सोच रहे हैं, बाहर तो जा नहीं पा रहे हैं कि घर पे कुछ क्लासेस वगैरह हो जाए, तो इसी सोच के साथ मैं लेकर आया हूँ आपके लिए ये सेशन। और अब देर न करते हुए हम समझते हैं चीज़ों को। और ये फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, ये एकेडमिक बच्चों के लिए तो है ही बेनिफिशियल, साथ में आपके अनअकैडमिक यानी कि जो कॉम्पिटिटिव तैयारी कर रहे हैं, जैसे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए एनडीए प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो एमटीएस हो एसएससी का, या फिर रेलवेज़ का कोई भी एग्ज़ाम हो, एनटीपीसी या ग्रुप डी। अब आपको पता ही होगा कि जो अनअकैडमिक लाइक जैसे कि एनटीपीसी हो गया, रेलवे ग्रुप डी हो गया, इसमें साइंस कितना इम्पोर्टेंट पार्ट है आपका, ये तो पता ही होगा आप सभी को, जो जितने एस्पिरेंट्स इसकी तैयारी कर रहे हैं। तो मैं हर वो छोटे से छोटा पॉइंट लेके चलूँगा, क्योंकि मैं उनको भी ध्यान में रख कर ये वीडियोज़ बनाने जा रहा हूँ, जो जिनके लिए बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो एग्ज़ाम में आती हैं और वो मिस कर जाते हैं। इसीलिए मैंने ये वीडियोज़ जो बनाया है, ये आपका 10th एनसीईआरटी बेस पे तो बनाया ही है, ये एकेडमिक के लिए भी बेनिफिशियल है और नॉन एकेडमिक के लिए, यानी कि जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो अब मैं देर न करते हुए शुरू करता हूँ इस सेशन को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट हेडिंग है हमारी केमिकल रिएक्शंस। देखिए बच्चों, ये केमिकल रिएक्शंस क्या है। केमिकल रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस इन विच रिएक्टेंट्स आर पार्टिसिपेट एंड मेक अ न्यू प्रोडक्ट। इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि एक केमिकल रिएक्शंस में रिएक्टेंट्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं और एक नया प्रोडक्ट बना देते हैं। इसमें इट मीन्स, इसका मतलब क्या है कि केमिकल चेंजेस अकर्स। इसका मतलब इसमें क्या होता है, केमिकल चेंजेस होता है। अब आपको पता ही होगा कि जो केमिकल चेंज, एक केमिकल स्टेट एक ऐसी स्टेट होती है जिसमें क्या होता है, जब कोई भी पदार्थ या कोई भी एलिमेंट्स या कंपाउंड्स जब बदलता है तो वो कम्प्लीटली टोटली उसकी प्रॉपर्टीज़ भी चेंज हो जाती है। तो अब हम ये बताने जा रहे हैं आपको कि ये रिएक्टेंट्स क्या हैं। रिएक्टेंट्स बेसिकली आपके एलिमेंट और एलिमेंट का भी जो कंबाइन दोनों को कर दो तो वो भी रिएक्टेंट कहलाएगा। और रिएक्टेंट्स में आपका एलिमेंट और कंपाउंड भी आपका पार्टिसिपेट करता है। तो रिएक्टेंट में टू एलिमेंट भी पार्टिसिपेट करते हैं, एलिमेंट और कंपाउंड भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो रिएक्टेंट्स को हम लिखने का जो मेथड होता है, तरीका होता है, वो क्या होता है, रिएक्टेंट्स को हमेशा हम लेफ़्ट में लिखते हैं और प्रोडक्ट को हमेशा हम राइट में लिखते हैं, और उनके बीच आपका एक एरो का साइन होता है जो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये चीज़ हम बाद में बताएंगे आपको। अब देखिए, हम दूसरी डेफिनेशन इसकी बताते हैं कि केमिकल रिएक्शंस इज़ द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज़। तो ये दूसरी डेफिनेशन है इसकी कि केमिकल रिएक्शंस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि एक नया पदार्थ जो होता है, नया सब्सटेंस जो होता है, वो एक नए जो पदार्थ बनाता है उसकी प्रॉपर्टी नई होती है, बिल्कुल उससे अलग होती है। इन केमिकल रिएक्शन रिएक्टेंट्स आर ट्रांसफॉर्म इनटू प्रोडक्ट। इस केमिकल रिएक्शंस में क्या होता है कि जो आपका रिएक्टेंट्स है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है, किस में बदल जाता है, ट्रांसफॉर्म होके प्रोडक्ट में बदल जाता है। चलिए अब देखिए, जैसा कि मैंने बताया था आपको उसका एग्जांपल, ठीक है, कि रिएक्टेंट्स क्या होते हैं और प्रोडक्ट क्या होते हैं। तो मैंने आपको यही बता रहा था मैं कि रिएक्टेंट्स जो होते हैं वो लेफ़्ट में होते हैं और प्रोडक्ट हमेशा राइट में होता है, और जो एरो है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट को सेपरेट करता है ये। अब देखिए, इसमें मैंने एक एग्जांपल आपको बताया है कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन जब ये आपका हीट कराते हैं हम, तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है।
इसमें मैग्नीशियम को हम एज अ रिबन लेते हैं, एक फ़ीता ले लिया हमने मैग्नीशियम का, और एयर जो ऑक्सीजन है उसको हमने एयर से लिया है। अब इन दोनों को जब हमने रिएक्ट करवाया है मतलब कि हीट कर दिया है, तो वो हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, जो कि वाइट पाउडर देता है आपको। क्या देता है? वाइट पाउडर। तो अब इसको लिखने का तरीका क्या होता है केमिकल इक्वेशंस को, वो भी हम आपको बताएंगे बाद में। तो फ़िलहाल हम बस इतना सा आपको हिंट देना चाहेंगे कि देखिए मैग्नीशियम को आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसा कि हमने 9th में पढ़ा भी था कि क्या क्या इसके सिंबल होते हैं। मैग्नीशियम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ऑक्सीजन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से। आइए जी, तो ये मैग्नीशियम जो ऑक्साइड बना ये कंपाउंड बन गया है, और इस कंपाउंड को अभी हम देखें, मतलब 9th में भी हमने पढ़ा होगा प्रीवियस अगर आप लोगों ने, तो केमिकल फार्मूलों से हम सारी चीज़ें, जैसे कॉपर सल्फेट को क्या लिखते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड को क्या लिखते हैं, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी होंगी। और जिन लोगों ने नहीं पढ़ी हैं तो वो हम 9th के सेशन में आपको करवाएंगे। ऑलराइट, अब देखिए आपकी केमिकल इक्वेशन 2 तरह की होती है बेसिकली, कि हम उसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक इक्वेशन स्केलेटन केमिकल इक्वेशन, जिसको हम अनबैलेंस इक्वेशन कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें मास जो है दोनों साइड में इक्वल नहीं होता है। इसमें मास दोनों साइड में इक्वल नहीं होता, मतलब कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की तरफ की बात हो रही है। जैसे कि मैं इक्वेशन एक एग्जांपल आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, इन दोनों को लेकर जब मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है, तो आप ये देख रहे हो कि ऑक्सीजन के यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल लिए गए हैं और मैग्नीशियम का 1, और यहाँ पर मैग्नीशियम का 1 है लेकिन ऑक्सीजन भी 1 है। इसका मतलब है कि लेफ़्ट और राइट में मास इक्वल नहीं दिखाया गया है, इसीलिए ये आपकी अनबैलेंस्ड इक्वेशन है। अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको बैलेंस इक्वेशन। तो आइए समझते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन को। The total mass of the elements present in the reactants of a chemical reaction has to be equal to the total mass of the elements present in the products. इसका मतलब ये हो गया कि जो टोटल मास एलिमेंट्स का आपका रिएक्टेंट्स का है वो बराबर होगा टोटल मास ऑफ द एलिमेंट्स किसके, प्रोडक्ट के। तभी वो आपकी कैसी इक्वेशन मानी जाएगी, बैलेंस इक्वेशन मानी जाएगी। एक एग्जांपल देकर मैं आपको समझाता हूँ। जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, एरो लगा हुआ है, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। तो सबसे पहले केमिकल इक्वेशंस को लिखने का मैंने एक तरीका ये बताया आपको कि आपको एलिमेंट्स का सिंबल पता होना चाहिए कि जिंक को किससे रिप्रेजेंट करते हैं। सेकंड आपका सल्फ्यूरिक एसिड है, तो सल्फ्यूरिक एसिड का केमिकल फार्मूला भी आपको पता होना चाहिए, तभी आप, क्योंकि आपको मोस्टली एग्ज़ाम्स में इस तरह की दिखने को आपको मिलेगा, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, एरो लगा हुआ, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। तो उसको आपको पहले इसके फॉर्म में लिखना है, फिर उसको बैलेंस करके दिखाना है, या फिर आपको इस तरह से पूछ दिया जाएगा और आपको इस तरह से लिखना पूछा जाएगा। तो आपको ये चीज़ आनी चाहिए, ठीक है, केमिकल फार्मूले बनाने आने चाहिए। और ये 9th क्लास का आपका टॉपिक है केमिकल फार्मूले का। जिसको नहीं आता है तो मैं बता रहा हूँ कि 9th क्लास में जब मैं सेशन कराऊंगा उसमें, तब आप वहाँ से कंप्लीट कर लेना। जिंक सल्फेट को ZnSO4 कहते हैं प्लस H2। अब हम देखेंगे कि किस तरीके से इसे हम बैलेंस करेंगे। राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया था बैलेंस इक्वेशन बताया था, ठीक है। अब हमें कैसे केमिकल इक्वेशन को लिखना है, क्या क्या उनके लिए रिक्वायरमेंट्स चाहिए हमें। तो देखिए रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती हैं लिखने के लिए केमिकल इक्वेशन को। तो रिएक्टेंट्स आपके लेफ़्ट में लिखे जाते हैं, प्रोडक्ट आपका राइट में आता है। एलिमेंट प्लस एलिमेंट एक कंपाउंड बनता है, ये तो पता ही होगा आपको, और एलिमेंट प्लस कंपाउंड भी एक कंपाउंड बनेगा। अब ये देखते हैं, एक एग्जांपल देके मैं आपको समझाता हूँ। जिंक और H2SO4 की जब रिएक्शन करवाई जा रही है तो ये जिंक सल्फेट बनना है प्लस हाइड्रोजन। तो ये तो हो गया कि आपकी एक केमिकल इक्वेशन लिखी हुई है, क्या ये बैलेंस है या नहीं है।
तो इसको हमें चेक करना है, इस केमिकल इक्वेशन को हमें चेक करना है। लिखने का तरीका तो ये हो गया कि आपको एक इक्वेशन दी गई है, आपको केमिकल फॉर्मूले, उस एलिमेंट का सिंबल पता होना चाहिए। अब रही बात किसकी, बैलेंस करने की, कि कैसे हम ये इक्वेशन आपकी जो लिखी हुई है केमिकल इक्वेशन, क्या ये बैलेंस है या नहीं है। तो उसको चेक करने का तरीका है, सबसे पहले आप एलिमेंट्स लिखेंगे जो कि आपकी इस इक्वेशन में दिए हैं, गिवन हैं जो। फिर उसके बाद आप नंबर ऑफ़ एटम्स इन रिएक्टेंट्स, यानी कि लेफ़्ट हैंड साइड में जितने भी रिएक्टेंट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन एलिमेंट्स को लिखेंगे। फिर नंबर ऑफ़ एटम्स इन प्रोडक्ट राइट हैंड साइड, जो राइट हैंड साइड में लिखे उनको लिखेंगे। चलिए, तो इसमें देखिए आप, एक तो जिंक है, हाइड्रोजन है, सल्फ़र है और ऑक्सीजन है। 4 तरह के इसमें एलिमेंट्स आपको गिवन है, तो आपने नोट डाउन किए, जिंक, हाइड्रोजन, सल्फ़र और ऑक्सीजन। अब देखते हैं, जिंक लेफ़्ट हैंड साइड में कितना है, 1, राइट हैंड साइड में 1। मैं एक बार आपको मार्क करता हुआ चल रहा हूँ, जिंक आपका लेफ़्ट हैंड साइड में 1, राइट हैंड साइड में 1 है। अब हाइड्रोजन को देखते हैं, हाइड्रोजन ये रहा आपका, तो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 हैं और यहाँ पर भी 2 हैं, यानी कि लेफ़्ट में भी 2 हैं और राइट में भी 2 हैं, रिएक्टेंट्स में भी 2 हैं और आपका क्या नाम है, प्रोडक्ट में भी 2 हैं। अब देखिए सल्फ़र को, सल्फ़र आपको ये नज़र आ रहा है, ये देखिए सल्फ़र लेफ़्ट हैंड साइड में भी 1 है और राइट हैंड साइड में भी आपका सल्फ़र कितना है, 1 है। अब ये देख लिया हमने, जिंक हो गया, हाइड्रोजन हो गया, सल्फ़र हो गया। अब बचा क्या, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन को देखते हैं, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल कितने हैं, एटम्स कितने हैं। ऑक्सीजन के एटम्स हैं कितने, 4। राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन के एटम्स कितने हैं, 4। दैट मीन्स सभी एटम को हमने देख लिया है कि नंबर ऑफ़ एटम्स लेफ़्ट हैंड साइड के और राइट हैंड साइड के इक्वल हैं। तो इसका मतलब ये ऑलरेडी बैलेंस इक्वेशन है, इसमें हमें कुछ नया करने की ज़रूरत नहीं है। आइए हम सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट आपको बता दिया था, सेकेंड एग्जाम्पल है कॉपर सल्फेट प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, एरो लगा हुआ है, कॉपर हाइड्रोक्साइड प्लस सोडियम सल्फेट। तो सबसे पहले बच्चों हमें क्या करना है, इसका हमें केमिकल फॉर्मूला लिखना है कि कॉपर सल्फेट है क्या। अभी हमें कुछ मतलब नहीं रहेगा कि इसमें कितने एटम्स हैं कितने नहीं हैं, ये तो हम बाद में बैलेंस करेंगे। तो सबसे पहले हमें उसका केमिकल फॉर्मूला पता होना बहुत ज़रूरी है। तो कॉपर सल्फेट को हम CuSO4 लिखते हैं, प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम NaOH लिखते हैं, एरो कॉपर हाइड्रोक्साइड को CuOH का होल ट्वाइस, प्लस Na2SO4 सोडियम सल्फेट को लिखते हैं। तो ये तो हो गए प्यारे बच्चों केमिकल फॉर्मूले एज इट इज़ जो लिखा हुआ था उसका। अब हम देखते हैं कि कैसे हम रिएक्टेंट्स के एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं लेफ़्ट हैंड साइड के और राइट हैंड साइड के जो एटम्स हैं उनको हम इक्वल करेंगे, क्या वो बैलेंस हैं या नहीं है। आइए देखते हैं, कॉपर सल्फ़र ऑक्सीजन सोडियम हाइड्रोजन, कॉपर सल्फ़र ऑक्सीजन सोडियम हाइड्रोजन, और बस हमें इतने एलिमेंट्स दे रखे हैं। चलिए, एक तरफ हमने एलिमेंट्स को लिख लिया, फिर एक तरफ हमने नंबर ऑफ़ एटम्स लेफ़्ट हैंड साइड के, जैसे कि कॉपर एक इधर एटम है लेफ़्ट हैंड साइड में। फिर हम राइट हैंड साइड में देखते हैं, राइट हैंड साइड में भी कॉपर का एक ही एटम है। फिर हम सल्फ़र को देखते हैं, सल्फ़र आपका लेफ़्ट हैंड साइड में। फिर हम सल्फ़र को कॉपर को देखा हमने, एक बार मैं अगेन दोबारा बता देता हूँ। ये आपका कॉपर का एक एटम लेफ़्ट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में भी आप देख रहे हैं कि इसमें भी आपका एक ही एटम है कॉपर का। फिर हम बात करते हैं किसकी, सल्फ़र की। कॉपर का हो गया, सल्फ़र की बात करते हैं। सल्फ़र आपका ये रहा, सल्फ़र लेफ़्ट हैंड साइड में एक एटम है और राइट हैंड साइड में देख रहे हो ये रहा सल्फ़र आपका, यहाँ पर भी एक है। तो हमने दोनों तरफ लेफ़्ट हैंड साइड का एटम लिख लिया सल्फ़र का और राइट हैंड साइड में लिख लिया सल्फ़र का एटम। अब हम बात करेंगे ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन का 4 और 5, तो हमने लिख लिया 4 और 5, ये रहा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का लेफ़्ट हैंड साइड में कितने एटम्स हैं, 5। राइट हैंड साइड की बात करें तो ऑक्सीजन 2, ये आपका 2, हाइड्रोजन भी 2 है और ऑक्सीजन भी 2 एटम है इसके,
तो ये दो, ये जो बाहर है ना, इसका मतलब ये है कि 2 ऑक्सीजन के एटम है और 2 हाइड्रोजन के एटम है। तो 2 एटम आपके ये रहे ऑक्सीजन के, और यहाँ पे देख रहे हो 4 ये रहे, तो 4 ये और 2 ये, तो आपके टोटल कितने हो गए 6 आपके राइट हैंड साइड में किसके हो गए ऑक्सीजन के। इधर कितने 5 हैं, यानी कि ऑक्सीजन अभी अनबैलेंस है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, सोडियम की बात करते हैं। सोडियम आपका ये रहा, सोडियम इधर आपका लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे हो, लेफ्ट हैंड साइड में 1 एटम है, लेकिन राइट हैंड साइड में कितने एटम है 2। तो हम सोडियम को बैलेंस करेंगे, तो यहाँ पे हम 2 से, कितने से 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब ये पूरा का पूरा जो प्रोडक्ट है ना, सारे डबल हो गए, यानी कि सोडियम भी 2 ऑक्सीजन भी 2 और हाइड्रोजन भी 2 हो गए। तो अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे हमने 2 तो ऑलरेडी राइट हैंड साइड में थे, लेकिन हमने मल्टीप्लाई किधर किया है लेफ्ट साइड में। तो अब सोडियम के राइट में 2 और लेफ्ट में भी 2 हो गए। ठीक है, अब हम हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं। अब हम देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन 2 हैं, ओके, राइट हैंड साइड में कितने, इधर भी 2 हैं। ठीक है, तो इसका मतलब 2 यहाँ से, इधर 1 ही था ना, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया तो हर चीज़ यहाँ पे क्या होगी डबल हो गई। तो अब ये आपके हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, सोडियम बैलेंस हो गया, बचा कौन सा ऑक्सीजन। अब चलिए ऑक्सीजन की बात करते हैं। तो ऑक्सीजन अब आप ये देख रहे हैं कि इधर कितने हैं 6, और इधर अब देखते हैं 4 ये ऑक्सीजन रहे, 2 ऑक्सीजन ये, तो इधर भी 6 हो गए। तो अब ये 5 ना होके इधर कितना हो गया 6 ऑक्सीजन हो गया। तो इस तरीके से अब आप देख रहे हो। अब दोबारा से हम चेक करते हैं, कॉपर 1 एटम लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में 1 एटम, क्लियर है। सल्फर की बात करें, सल्फर लेफ्ट में 1 है और राइट में भी 1 है, ओके। अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन की, 4 2, देखिए 4 तो ये ऑलरेडी है, 2 ये रहे, तो 4 2 6 हो गया ना। अब राइट में देखते हैं 4 और 2 6, इधर भी 6 है। ठीक है, ऑक्सीजन हमारा इक्वल है, बराबर है, दोनों में मास बराबर है। अब आ जाइए बात करते हैं सोडियम की, 2 सोडियम इधर है, 2 सोडियम उधर है, यानी कि लेफ्ट में 2 सोडियम, राइट में 2 सोडियम। हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन इधर हैं लेफ्ट में और 2 हाइड्रोजन राइट में है। तो इसका मतलब रिएक्टेंट्स के सारे एटम और प्रोडक्ट के सारे एटम दोनों बराबर हैं। अब ये हमारी इक्वेशन क्या हो जाती है, बैलेंस हो जाती है। तो अब बच्चों मैं आपको पहले जो मैंने जैसे कराया था, 2 एग्जांपल्स कराए हैं कि केमिकल रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं। तो अब इसी बिहाफ पे मैं आपको होमवर्क देता हूँ, 2 केमिकल रिएक्शंस को आपको बैलेंस करना है, और फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा कि किसका ठीक है किसका नहीं है, अपना ठीक कर लेना उसे देखकर। तो लेकिन ईमानदारी से आप लोग इस होमवर्क को करेंगे। पहला है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। दूसरा है आपका एल्युमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड, एरो लगा हुआ है, एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर। चलिए जी, अब आगे हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की। केमिकल रिएक्शंस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, तो 5 कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं, और उनके हम एग्जांपल्स को भी आपको बताएंगे कि कैसे कहाँ कहाँ इनका यूज़ होता है। आइए पहले की बात करते हैं, एवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का एवोल्यूशन होना। सेकंड बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, कि कैसे। थर्ड है आपका चेंज इन कलर, कलर में क्या चेंजेस आता है, टेम्परेचर में क्या चेंजेस आता है, और स्टेट में क्या चेंजेस आता है। तो मैं आपको 1 बाय 1 करके आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम इन कैरेक्टरिस्टिक्स को उसमें रिप्रेजेंट करेंगे, उसके सारे एग्जांपल्स आपको बताऊंगा। ओके बच्चों, तो अब हम जैसे कि मैंने बताया था कैरेक्टरिस्टिक्स को मैं डिफाइन कर रहा था, तो अब एक 1 बाय 1 करके हम देखते हैं कि क्या क्या केमिकल इक्वेशंस की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। Evolution of a gas. When zinc granules react with dilute sulfuric acid, जब हम dilute sulfuric acid में जब हम जिंक के छोटे छोटे जो ग्रेन्यूल्स होते हैं, मतलब कि बहुत बौछार टाइप की, जैसे आपने लोहे के वो छोटे छोटे से वो देखे होंगे,
जब उसकी आयरन से वो करवाई जाती है वेल्डिंग वगैरह, तब आपने देखे होंगे। ठीक इसी प्रकार के ग्रेन्यूल्स होते हैं जिंक के, जब उसको डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में मिलाया जाता है, रिएक्ट करवाया जाता है उनसे, तो आप देखेंगे उसमें क्या कि हाइड्रोजन के बबल्स बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? हाइड्रोजन के बबल्स बन जाते हैं। तो इसीलिए ये जो बबल्स बनते हैं ये गैस के फॉर्म में होते हैं, और ये गैस आपकी इवोल्यूट होती है, यानी कि निकल जाती है। सेकेंड है आपका फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट, यानी कि जब आपका पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन को ऐड किया जाता है किसके सॉल्यूशन के साथ? लेड नाइट्रेट के। लेड नाइट्रेट के सॉल्यूशन को पोटेशियम आयोडाइड के सॉल्यूशन से जब जोड़ा जाता है, ऐड मिलाया जाता है उसमें, तब आपको एक येलो प्रेसिपिटेट मिलता है, लेड आयोडाइड का बन जाता है। किसका बन जाता है? लेड आयोडाइड का। तो इस तरीके से इसका कलर जो होता है कैसा आता है, मतलब एक प्रेसिपिटेट क्या होता है एक्चुअली, एक क्षार हो, मतलब जैसे हम चाय की पत्ती को ऐसे लेते हैं और मतलब जब हम चाय को छानते हैं तो चाय को छानते हैं, चाय की पत्ती ऊपर ऊपर रह जाती है। तो इसी तरीके से जब हम इन सारी चीज़ों को मिलाते हैं और उसको जब हम छानते हैं किसी उससे कीप से, तो हम ये देखते हैं जो ऊपर रह जाता है ना, वो हमारा क्या कहलाता है? प्रेसिपिटेट कहलाता है। वो किस कलर का होता है? येलो कलर का होता है आफ्टर रिएक्शन। अब देखिए बच्चों थर्ड वाली, थर्ड में क्या है? चेंज इन कलर, कलर में चेंजेस आना। कलर में चेंजेस आना कैसे? व्हेन साइट्रिक एसिड रिएक्ट, साइट्रिक एसिड आपको पता ही है फ्रूट्स वगैरह में ये आपको नेचुरली मिल जाता है, खट्टे फलों वगैरह में आपको साइट्रिक एसिड ही मिलता है। साइट्रिक एसिड विद पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन, जब पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन के साथ साइट्रिक एसिड को रिएक्ट करवाया जाता है, यानी कि उसकी रिएक्शन करवाई जाती है, देन द पर्पल कलर ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, तो जो पोटेशियम परमैंगनेट होता है उसका कलर कैसा होता है? पर्पल होता है। जो पोटेशियम परमैंगनेट जो सॉल्यूशन हमारा निकल के आता है उसका कलर कैसा हो जाता है? चेंज होके वो पर्पल कलर में आ जाता है। तो ये सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन आपका डिसअपियर हो जाएगा, यानी कि दिखाई नहीं देगा। इसका मतलब इसका कलर क्या हो जाएगा? कलरलेस हो जाएगा, यानी कि ये कलरलेस हो जाएगा, कलर नहीं इसमें दिखाई देगा। अब बात करते हैं हम फोर्थ वाली कैरेक्टरिस्टिक्स की। फोर्थ वाली कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या है? चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर में जब चेंजेस आते हैं तो क्या होता है? देखिए, व्हेन क्विकलाइम रिएक्ट विद वाटर, जब क्विकलाइम क्या होता है आपका, आपने देखा भी होगा, चूना वगैरह वो देखा होगा आपने, ठीक है। तो ये जब इसकी रिएक्शन करवाई जाती है किसके साथ? वाटर के साथ, तो आपका देन स्लैग लाइम, तो ये स्लैग लाइम आपका बन जाता है और लॉट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है, बहुत सारी एनर्जी आपकी यहाँ पे प्रोड्यूस होती है। द रिएक्शन बिटवीन क्विकलाइम एंड वाटर टू फॉर्म स्लैग लाइम इन एक्सोथर्मिक, और रिएक्शन किसके किसके बीच होती है? क्विकलाइम और वाटर के बीच, तो क्या बन जाता है? स्लैग लाइम बनता है। और ये रिएक्शन आपकी कौन सी रिएक्शन कहलाती है? एक्सोथर्मिक। इसको आगे हम और डिफाइन करेंगे, तो ये ऐसे रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। बात करते हैं हम, अच्छा इससे पहले मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि आप एक चीज़ और समझाता हूँ। तो बच्चों क्विकलाइम क्या है? बिना बुझा हुआ चूना है, और जो स्लैग लाइम है वो कैसा है? बुझा हुआ चूना। तो बस मैं आपको यही बताना चाह रहा था। अब आ जाइए चेंज इन स्टेट कि आपकी अगली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या कहती है केमिकल रिएक्शन की, कि स्टेट में चेंज होना, मतलब उसकी अवस्था बदलना। देखिए, व्हेन वैक्स इज बर्न, जब आप वैक्स को बर्न करते हो, जलाते हो, और वैक्स क्या है? वैक्स आपने देखी होगी कैंडल होती है ना, मोमबत्ती, मोमबत्ती का फॉर्म, तो क्या बनती है? अवस्थाएं क्या करती है? चेंज करती है, यानी स्टेट को चेंज करती है। तो आप यहाँ पे ये देखेंगे कि पहले वैक्स जो होता है सॉलिड होता है, सॉलिड के बाद वो फिर वाटर फॉर्म में आ जाता है, वाटर फॉर्म के बाद वो गैस फॉर्म में आ जाता है। तो इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं?
एक सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड गैस। तो इस तरीके से वैक्स को जलाने से अवस्थाएं यानी कि स्टेट क्या हो रही है, चेंज हो रही है।